कैपिटल गेन में जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, ढंग से सुने। सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन देखा था? चार्जिंग सेक्शन देखा था नहीं देखा था? देखा था। सेक्शन 45 के बाद हम लोगों ने जो सेक्शन देखा दैट वाज योर सेक्शन 214, 247 एंड 242A, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसके बाद सेक्शन 47 देखा था, दीज आर द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। क्यों? पक्का? These are the transactions which are not to be regarded as transfer. सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन देखा था और इसमें 5 प्रोविजो हम लोगों ने देखे थे। कितने? फर्स्ट प्रोविजो देखा था हम लोगों ने, नॉन रेसिडेंट अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स सेल करता है, अगर उसने ओरिजिनली उन शेयर्स को किस में एक्वायर किया था? फॉरेन करेंसी में। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड प्रोविजो देखा था इंडेक्सेशन से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते समय हम लोग इंडेक्सेशन लेते हैं, CII का फॉर्मूला देखा था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, हाँ या ना। सेक्शन 48 का थर्ड प्रोविजो देखा था कि नो इंडेक्सेशन ऑन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, बट यस इन द केस ऑफ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड द बॉन्ड वुड बी इंडेक्स्ड। सेक्शन 48 का फिफ्थ प्रोविजो देखा था, नो डिडक्शन ऑफ STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सेक्शन 49 जो आज हम लोग को स्टडी करनी है, पक्की बात है ना? याद करो जब हम लोगों ने सेक्शन 47 की स्टडी की थी, सेक्शन 47 की स्टडी करते समय हमने साफ साफ बताया था कि इसके साथ साथ हमको एक और सेक्शन की स्टडी करनी है, दैट इज यस सेक्शन 49। क्लियर है? 49 में बताया गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल भी दिया था, देखें कौन सा एग्जाम्पल दिया था। मिस्टर एक्स फादर ने अपनी जमीन गिफ्ट में दे दी मिस्टर वाई सन को। क्या यह ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगा? बताएं, कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगा या नहीं? अगर मिस्टर एक्स फादर ने अपने सन वाई को कोई जमीन ट्रांसफर की है एज अ गिफ्ट, तो क्या वहां कैपिटल गेन अराइज होगा? बोलते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि सेक्शन 47 उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर मानने से मना करता है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है। अच्छा सर, इसने जब जमीन खरीदी थी वो 1 अक्टूबर 85 में खरीदी थी 2 लाख रुपए में। अब इसने जो गिफ्ट दिया है वो दिया है 10 मई 2008 में, आया ना, और सन ने इस जमीन को सेल कर दिया है मिस्टर जेड को 25 लाख में। तो सर ये बताइए कि कहाँ कहाँ टैक्सेशन लगेगा? तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है दिस ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्टेड एट ऑल अंडर सेक्शन 47। जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई अपने बेटे को गिफ्ट दिया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा? बोलो, क्लियर है? लेकिन मिस्टर वाई ने जब ये जमीन मिस्टर जेड को सेल की है तो टैक्स लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? लगेगा। कैसे लगेगा जरा कैलकुलेशंस करके देखें, बोले। प्रीवियस ईयर 2008-9 असेसमेंट ईयर
910 SSE मिस्टर एक्स transaction is exempt under section 47, hence no capital gain। पक्की बात है ना? अब मिस्टर वाई ने बेचा है तो प्रीवियस ईयर कब बेचा है ये? 5 अगस्त 2013, तो 13-14 असेसमेंट ईयर, 14-15 एसएससी इज मिस्टर वाई। पीरियड ऑफ होल्डिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहां से पिक करेंगे? फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, हाँ या ना? पक्की बात है। जमीन इसके पास आई भले 10/5 को है, लेकिन इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना 1 अक्टूबर 85। कब तक? जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, 4 अगस्त 2000, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर हुआ? बोलो अब क्या करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने में बेचा है इसने? 25 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे इसको तो फ्री में मिली थी, फ्री फ्री फ्री। बताओ क्या यहां कॉस्ट लोगे? बोलते क्यों नहीं? कॉस्ट लेंगे? लेंगे। जब यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट भी लेंगे। कहां से? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे। और ये कौन बोलता है? ये बोलता है सेक्शन 49, जो आज हम लोग को स्टडी करनी है। जरा देखिए पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है ना, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्क्यूमस्टांसेस। हाँ है ना? पढ़े? हम लोगों ने जितने ट्रांजैक्शन देखे थे, सुन लें इधर, कितने ट्रांजैक्शन देखे थे? पहला देखा था सेक्शन 47 में सर गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर। दूसरा देखा था हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तीसरा देखा था होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग। फिफ्थ देखा था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी, डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी। हाँ या ना? फिर हम लोगों ने देखा था फॉरेन डीमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी। फिर हम लोगों ने देखा था शेयर होल्डर्स ट्रांसफर करते हैं एमलगमेशन प्रोसेस में, डीमर्ज के प्रोसेस में। दो ये भी केसेस देखे थे। बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए और शेयर के बदले शेयर मिलने चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था एक कंपनी अपनी ही कंपनी के डिवेंचर और बॉन्ड और डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट को लेकर अपनी ही कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स ट्रांसफर इशू करती है, उसको भी हम लोगों ने एग्जेम्प्ट किया था। अच्छा, 115 AC में रेफर्ड सिक्योरिटीज़ को अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है, ADR GDR और FCCB के केस में, ये भी देख लिया था। अच्छा, कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अगर अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र करती है सिक पीरियड के दौरान तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया था। अगर मेरे पास कोई साइंटिफिक वर्क, आर्ट वर्क कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, मॉनस्क्रिप्ट, हैंड राइटिंग, ये अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी या नेशनल आर्चिव्स गैलरी को तो एग्जेम्प्ट किया था। याद आया? इसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा था कि अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कोई कंपनी टेक ओवर करती है, पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई कंपनी टेक ओवर करती है, या कोई कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, कन्वर्ट होती है LLP में। याद आया? इतने ही तो ट्रांजैक्शन देखे थे कि कोई छूट रहा है? बोलो। एग्रीकल्चरल लैंड 1 मार्च 1970 वाला, बस ना, हो गया। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रख करके ये सेक्शन 49 बनाया गया है। देखा जाए किस किस केस में हम लोग प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ट्रीट करते हैं। इधर देखो, X ने Y को गिफ्ट किया, Y ने Z को गिफ्ट किया और Z ने P को गिफ्ट किया और P ने सेल कर दिया Q को। इसने खरीदा था 1 लाख में, इसने खरीदा था 0 में, इसने खरीदा था 0 में। इसने जब सेल किया तो इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे या प्रीवियस टू प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे?
हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां पर जिसने पैसा देकर इस एसेट्स को खरीदा था। प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस ओनर, अगर जरूरत पड़ी तो। यहां पर प्रीवियस ओनर का मतलब वो है। अब क्लियर है? आगे चले। चलिए सेक्शन 49 देखते हैं किन किन केसेस में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, प्रीवियस ओनर का सिस्टम। अपने आप समझ में आता जाएगा, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट। टू दिस कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू द एसेट इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर और द एसएससी मस्ट बी एडेड। वो तो हम लोग को मालूम है, अगर कॉस्ट ले रहे हैं प्रीवियस ओनर की तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेंगे प्रीवियस ओनर की, हाँ या ना। चले। ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। टोटल और पार्शियल लिख लें, वहां पर एक वर्ड छूट गया है, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। पार्टीशन वर्ड सही है, उसके ऊपर एक और वर्ड जोड़ दें, पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। याद आया? जब एचयूएफ अपने घर का विभाजन करता है, पार्टीशन होता है और एसेट्स को ट्रांसफर करता है अपने को पार्टनर्स को, तो उस केस में प्रीवियस ओनर की ही कॉस्ट को लेंगे, यानी कि एचयूएफ की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। जैसे सुन लें, XYZ एक एचयूएफ फैमिली है, इसने पार्टीशन पर मिस्टर वाई को कोई एसेट ट्रांसफर कर दी और वाई ने ये एसेट सेल कर दी। ये ट्रांजैक्शन तो 47 में एग्जेम्प्ट है। इसने जब इसको बेचा तो इसके लिए कॉस्ट क्या आएगी? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम यहां से काउंट करेंगे इसके लिए। क्लियर हुआ? बोलो। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम यहां से काउंट करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसने एसेट को बेचा है। इसने खरीदा कितने में का था? फ्री में ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना? बोलो भाई, बोलो। सेकंड देखो, अंडर अ गिफ्ट और विल, by succession or inheritance or devaluation, on any distribution of asset, on the liquidation of a company। आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के केस में, और लिख ले read with section 46। read with section 46। सेक्शन 46 भी हम लोग स्टडी करेंगे साथ में, उसको देखेंगे। ये अंडर ए ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, अंडर एनी ट्रांसफर बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी और अ वाइस वर्सा, सब्सिडरी टू होल्डिंग और होल्डिंग टू सब्सिडरी, अंडर एनी स्कीम ऑफ एमलगमेशन बाय द एमलगमेटिंग कंपनी टू द एमलगमेटेड कंपनी, by transfer of shares held in an Indian company in a scheme of amalgamation by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company। याद आया होगा सब, सारे ट्रांजैक्शन तो कवर हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ बैंकिंग कंपनी टू अदर बैंकिंग कंपनी, हाँ या ना। कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। याद आया? सब वही है, कहीं कुछ अंतर नहीं, अभी तक जितना पढ़ा सब वही है। सेक्शन 47 का कहानी है। अंडर एनी सच ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन अ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक, छोड़ दो। ऑन कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू एन एलएलपी, ऑन सक्सेशन ऑफ अ फर्म बाय अ कंपनी, ऑन अ सक्सेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बाय अ कंपनी। जब पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट होती है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, या कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, सारे केसेस आ गए। बाय कन्वर्जन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ ए सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दें आगे। अब इन सारे केसेस में जितने भी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट इज द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट। वही चीज जो यहां मैंने बताई, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। इधर देखें, एक एचयूएफ का मैंने बता दिया, एक गिफ्ट विल का बता दिया। अब जरा ढंग से देखें कंपनी के केस में, अगर एक्स लिमिटेड एमलगमेटिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड एमलगमेटेड कंपनी है और सेक्शन 47 के ट्रांजैक्शन को फुलफिल करती है, क्या कि ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड, मींस एमलगमेशन का प्रोसेस, एमलगमेशन क्या होता है वो सेक्शन 21B में डिस्क्राइब किया गया है। किसमें?
सेक्शन 21B में एमलगमेशन की डेफिनेशन उसके हिसाब से सारी की सारी एसेट्स इधर जानी चाहिए, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगर एमलगमेशन प्रोसेस में एक्स लिमिटेड एमलगमेट होती है वाई लिमिटेड में और वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी है तो वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होता है, मालूम है ना? हाँ है ना? ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता, ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो जाहिर सी बात है इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। खरीदा इसने था, इसने इसको वो चीज 1 लाख की एसेट कितने में ट्रांसफर की थी, भले ही 5 लाख में ट्रांसफर की हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके हाथ में 5 लाख आया तब भी माफ है इसके हाथ में। अब इसने ये एसेट बेच दी कितने में, 8 लाख में, तो इसके हाथ में सेल कितनी है और इसने खरीदी कितने में थी एसेट, तो माइनस कितना करोगे, 5 लाख या 1 लाख? 5 लाख या 1 लाख? 1 लाख। जब ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माने ही नहीं थे तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वुड बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट टू द करंट ओनर। सरकार को चूना कितने का लग जाता है, सुनो ना, सरकार को टैक्स कितने पर चाहिए? 1 की चीज 5 पर बेचे तो सरकार को टैक्स कितने लाख पर चाहिए, और 5 की चीज तुमने 8 में बेची तो फिर कितना फायदा हुआ, टोटल मिलाकर कितना फायदा हुआ, 7। सरकार को टैक्स कितने पर चाहिए, 7 लाख पर। 1 की चीज 8 लाख में बेचोगे तो फायदा कितना हुआ, 7 लाख। सरकार को अपना टैक्स मिल गया। हाँ, इससे मिलेगा वाई से। अब क्लियर है, पक्की बात है ना? ये एक सिस्टम बनाया गया है एमलगमेशन। अब कहोगे सर ये कंपनी दूसरी, ये कंपनी दूसरी। अरे एमलगमेशन की डेफिनेशन भी तो देख लो, एमलगमेशन की डेफिनेशन भी तो देख लो। पीजीबीपी का अगर आप लोग असाइनमेंट लाए हो तो उसमें साफ साफ मैंने एमलगमेशन की एक डेफिनेशन दे रखी है। है दे एमलगमेशन की मैंने डेफिनेशन दे रखी है पेज नंबर 9 पर पीजीबीपी चैप्टर में। ढंग से सुने। एमलगमेशन मीन्स द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी। मर्ज हो जाए, 2 कंपनी आपस में जुड़ जाएं, या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, दोनों चीजें एमलगमेशन में आती हैं। फिर से सुने, means the merger of one or more company with an existing company or the merger of 2 or more companies to form a new company। एक कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में चली जाए या 2 कंपनियां तीसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में चली जाए, या 2 कंपनियां मिलकर तीसरी नई कंपनी बना ले, दोनों केसेस क्या कहलाएंगे, एमलगमेशन। बशर्ते द कंपनी विच इज सो मर्ज्ड इज कॉल्ड द एमलगमेटिंग कंपनी। जो खत्म हो रही है उसको हम कहेंगे एमलगमेटिंग कंपनी। एंड द कंपनी विद विच इट इज मर्ज इज कॉल्ड एमलगमेटेड कंपनी। हमें तो नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। जो कंपनी खत्म हो रही है इज नोन एज एमलगमेटिंग कंपनी, एंड द कंपनी विच इज गोइंग टू बी गेटिंग इट्स न्यू आइडेंटिटी और द एग्जिस्टिंग कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज अ एमलगमेटेड कंपनी। The merger should be in such a manner that all the properties of the amalgamating company should become the property of the amalgamated company। दिमाग में अगर कोई तुम लोग का अकाउंट्स चल रहा है कि सर अकाउंटिंग का एमलगमेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में जो बताया गया था, भूल जाओ उसको, हम यहाँ उसकी बात ही नहीं कर रहे। अकाउंट अलग है और टैक्स अलग है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी शुड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी। कोई नई चीज नहीं बोला। ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी शुड बिकम द लायबिलिटीज ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी। कोई नई चीज नहीं बोला। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी, यानी कि एमलगमेटेड कंपनी। एटलीस्ट यहाँ शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। हाँ या ना, पक्की बात है। सेम इसी तरह मीनिंग ऑफ डीमर्जर देख लेते हैं। यानी एमलगमेशन के केस में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 2 कंपनियां नई कंपनी बना ले मिल करके, दोनों खत्म हो जाएं, या एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर ले।
और सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज चली जाएं और उसके 75% शेयर होल्डर इस नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए, वो अमेलगमेशन हो गया एज पर सेक्शन 21B। डीमर्जर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, सेक्शन 219AA। डीमर्जर मीन्स द ट्रांसफर बाय अ डीमर्ज कंपनी टू इट्स रिजल्टिंग कंपनी। जो कंपनी टूट रही है, देखो डीमर्ज हो रही है, एक कंपनी चल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, उसको अचानक दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक्स लिमिटेड आगे बढ़ रही थी, अब दो पार्ट में टूट गई, बन गई एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो इसमें रिजल्टिंग कंपनी कौन है? वाई लिमिटेड। रिजल्टिंग जो नई कंपनी बन रही है टूटने से, वो वाई लिमिटेड। एक्स तो बनी वो तो है ही पहले से ही, लेकिन वाई एक और बन गई। तो जो कंपनी टूटेगी उसको हम कहेंगे डीमर्ज कंपनी, और जो कंपनी बनेगी उसको कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है ना? तो लिखा हुआ है मीन्स द ट्रांसफर बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग कंपनी इन सच अ मैनर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज and all the liabilities relating to the undertaking being transferred should become the liabilities of the resulting company। यानी सारी assets और liabilities कहाँ चली जाएं? रिजल्टिंग में, उस अंडरटेकिंग से रिलेटेड। मेरे यहाँ दो बिजनेस है, एक सीमेंट है और एक रॉड का बिजनेस है। सीमेंट रॉड चल रहा है, अचानक रॉड वाला मैंने वाई में ट्रांसफर कर दिया, तो सीमेंट वाला एक्स में चल रहा था, वो एक्स कहलाएगी, वो डीमर्ज कंपनी, और वो जो रॉड वाई में चला गया वो रिजल्टिंग कंपनी हो गई। तो रॉड से रिलेटेड जितनी लायबिलिटीज थी, रॉड से रिलेटेड जितनी एसेट्स थी, वो ट्रांसफर हो जाए किसके पास? रॉड वाले के पास, वाई के पास। द प्रॉपर्टी एंड द लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग्स आर ट्रांसफर्ड एट वैल्यू अपीयरिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर। उसी वैल्यू पर ट्रांसफर हो जिस वैल्यू पर वो बुक वैल्यूज थी। हाँ या ना? अच्छा। The shareholders holding not less than 75% of the value of shares in the demerged company becomes shareholder of the resulting company. The resulting company issues in consideration of the demerger only share to share in a proportionate basis। कोई नई चीज़ नहीं थी। पहली चीज़ डिमर्ज टू रिजल्टिंग, डिमर्ज कंपनी चल रही है, वो दो पार्ट में टूट गई। रॉड से रिलेटेड जितनी एसेट्स थी नई कंपनी में चली जाए, रॉड से रिलेटेड जितनी लायबिलिटीज़ थी नई कंपनी में चली जाए, और 75% शेयर होल्डर रेडी हो जाए इस कंपनी के, उस कंपनी में भी क्या बनने के लिए? शेयर होल्डर बनने के लिए। हाँ या ना? पक्की बात है, वही चीज़ बोला है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, जो एसेट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होंगी ना, उनकी ट्रांसफ़र वैल्यू बुक वैल्यू ही होगी। जितने रुपए पर बुक में लिखी हुई थी वैल्यू, उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसफ़र वैल्यू वही होगी। तभी हम उसको डीमर्जर बोलेंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? डीमर्जर। चलो वापस आते हैं अपने पेज नंबर सेक्शन 49 पर। अब क्लियर है? हम लोगों ने कौन कौन से केसेस पढ़े थे? सेक्शन 47 में पहला पढ़ा था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है, वो 49 में आएगा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मानी जाएगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, सुने इधर, गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रांसफर, वो भी सेक्शन 49 से कवर होगा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाएगा। तीसरा होल्डिंग टू सब्सिडरी, वो भी आ जाएगा, सब्सिडरी टू होल्डिंग वो भी आ जाएगा, अमेलगमेटिंग टू अमेलगमेटेड वो भी सेक्शन 49 में कवर होगा, और फॉरेन अमेलगमेटिंग टू फॉरेन अमेलगमेटेड वो भी कवर होगा, फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग वो भी कवर होगा, शेयर होल्डर्स जो यहाँ से वहाँ जाते हैं वो भी कवर हो जाएंगे प्रीवियस ओनर में, और हम अपनी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स के डिबेंचर, बॉन्ड्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट के बदले अपनी कंपनी का शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं तो भी सेक्शन 49 कवर होगा। हाँ या ना? और क्या बचा? बैंक टू बैंक एमलगमेशन वो भी कवर हो जाएगा, और सोल प्रोप्राइटर को कंपनी टेक ओवर करे वो भी सेक्शन 49 में कवर होगा, और फर्म को कंपनी टेक ओवर करे तो भी सेक्शन 49 में कवर हो जाएगा, और बोलें कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो वो भी कवर हो जाएगा। लगभग सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो गए, ठीक है ना? कौन कौन से कवर नहीं हुए? 115 एसी वाला कवर नहीं हुआ, नॉन रेसिडेंट वाला हुआ है क्या? जरा देखें, बोले। दूसरा जो हम लोगों ने आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स वो भी कवर नहीं हुआ है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी वाला भी कवर नहीं हुआ है। चलें, यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट माने। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे।
सेक्शन 49 में कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, एक बार देखना हो तो 2 मिनट देख लो, कहीं डाउट होता हो तो पूछ लो। लिक्विडेशन का केस छोड़ देना। आ रहे हैं ना, उस पर भी आ रहे हैं। पेज नंबर 8 खोलें, पेज नंबर 8। अब जरा ढंग से देखिए, हम लोगों ने सेक्शन 45 देखा था, बेसिक सेक्शन 214 देखा था, 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट देखा था, सेक्शन 47 देखा, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स, 48 में कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन देखा, और अभी सेक्शन 49 हम लोगों ने स्टडी की स्पेशल केसेस में। सेक्शन 50 हम लोग केवल प्योर सेक्शन 50 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीजीबीपी चैप्टर में। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, याद होगा, याद है। चलो, सेक्शन 50 हम लोग देख चुके, बचा क्या, सेक्शन 50B, सेक्शन 50C। सेक्शन 51 हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। 3 रूल्स हम लोगों ने ध्यान रखे थे। पहला, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएसी will get reduce its fair market value or cost of acquisition on written down value whatever the case is, clear है। हाँ, प्रीवियस ओनर का जब्त किया हुआ पैसा कंसीडर नहीं करते, 81 के पहले भी अगर कोई जब्त किया है तो कंसीडर करेंगे। ये 3 रूल लिखवाए थे। सेक्शन 51, सेक्शन 54 अभी करना बाकी है, हाँ या ना। सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे, याद होगा। हम लोग के सामने जो सेक्शंस हैं 1, 2 एंड एक्सेप्शंस, बस कुछ ज़्यादा नहीं बचा कैपिटल गेन में हमारे पास, ठीक है ना। अभी इसके अलावा हैं, ऐसा नहीं ख़त्म, 1033, 1037, 1038, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, अभी इसके अलावा 5 और सेक्शन, लेकिन बेस जो बचे हुए मेन सेक्शन यही बचे हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस किस पर करेंगे, एक्सेप्शंस पर। सर एक्सेप्शन किस चीज़ का, ज़रा याद करो, पहला क्लास जब हम लोगों ने कैपिटल गेन में स्टडी किया था सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, हाँ या ना, दैट वाज द बेसिक सेक्शन। क्या बताया गया था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट is chargeable to tax under the head capital gain। और इसके बाद वाले एक एक वर्ड को जरा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल गेन, अंडर दैट कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर, प्रॉब्लम कितने है, इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस और टेकन प्लेस, याद आया।
प्रॉब्लम जानते हो इसमें है, जानते हो क्या हुआ था, कहानी अब सुनना ढंग से कि इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, सेक्शंस लाने की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ी एक्सेप्शंस में। सेक्शन 45(1)(a, सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(3), सेक्शन 45(4) एंड सेक्शन 45(5). एक सेक्शन 45(2)(a भी होगा, होप सो, ठीक है, हमने उसको इसमें कोट नहीं किया, ठीक। क्या जरूरत पड़ी, इन एक्सेप्शंस ले आते हैं, नहीं तो तुम लोग के दिमाग में चलेगा कि सर क्यों नहीं लिखे। इन सेक्शंस को लाने की जरूरत क्या पड़ी। अब जरा एक कहानी सुनो, उसके बाद तुम लोग बताना। हुआ ये था कि रात में सब लोग सोते ही हैं, हम भी सोए हुए थे। अचानक नींद में लगा जमीन हिल रही है। क्या हो रही है, जमीन हिल रही है। तुरंत सबको उठाया, भागो भागो भूकंप आया। सब लोग उठे और बाहर भागे। देखते ही देखते मोहल्ले के मकान क्या हो गए, जमींदोज हो गए, है गिरी, गिर गए, ध्वस्त हो गए, यानी मिट्टी में मिल जाना। अब उसके बाद पहाड़ टूट गया खुशी का, सॉरी गम का। लगे सारे मोहल्ले वाले हाय तौबा मचाने। अब रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, तब तक पीछे से किसी ने नॉक किया। रो रहे हो, हाँ जरा कैपिटल गेन टैक्स देना। भाई तुम कौन हो, हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, निकले हैं, भूकंप आया है तो ऑफिस के काम से निकले सबसे टैक्स वसूलने के लिए। क्यों भाई, मकान गिरने से ट्रांसफ़र हो गया क्या, पैसा लोगे? करे हाँ मकान गिर गया, ट्रांसफ़र हो गया, अब तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ना। क्या क्या बोला उसने, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तुम लेना ना पैसा। मैंने कहा अभी कहाँ मिला है, अभी तो हम लोग रो रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, और तुम करो पैसा दो, जाओ मलबे के नीचे दबा हुआ है निकाल लो। है कि नहीं, ईंटें ले जाओ घर। बताओ क्या ये जायज़ है? गलत है ना, बहुत गलत है। सब लोग हाय तौबा मचा रहे, उसी में अगर कोई कहे टैक्स दो तो उसको तो फिर इस दुनिया से उठना पड़ेगा। तो जरा देखो इधर, मानवता के नाम पर सरकार ने सोचा और कहा ट्रांसफर तो उसी समय हो गया जैसे ही मकान नीचे गिरा, बेटा ट्रांसफर हो गया। इन द सेम प्रीवियस ईयर व्हेन ट्रांसफर टुक प्लेस, जैसे ही ट्रांसफर हुआ आपको कैपिटल गेन ड्यू हो गया। जैसे ही एसेट ट्रांसफर हुई कैपिटल गेन ड्यू हो गया, टैक्स दो। क्या उचित है? एक तो मकान भी गिरा, ऊपर से आप टैक्स मांगने आ रहे हो। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? हमने कराया क्या था, हमने इंश्योरेंस करा कर गलती कर ली, नहीं कराए होते कम से कम वो भी पैसा बच गया होता टैक्स का। तो सरकार ने कहा ना, ये अत्याचार नहीं होने देंगे आप लोगों पर। अगर आपने कोई एसेट इंश्योर्ड करवाई हुई है, क्या मैं अपने घर में बैठा हूं, रात में सो करके उठा, देखा तो फैक्ट्री की मशीनें गायब हैं। फैक्ट्री की मशीनें क्या हैं? तुरंत दौड़े दौड़े गए पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब FIR लिख लीजिए, मेरी तो, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मशीनें गायब हो गई। तुरंत बगल वाले ने कहा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स दो जरा। अब बताओ ये सही है क्या? जैसे ही मशीन गायब हुई तुरंत ट्रांसफ़र हो गई। क्यों? क्योंकि उसका पैसा अब कौन देगा हमको? इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है तो गलत है कि नहीं है? गलत है या नहीं है? बाढ़ आई, बाढ़ उठा करके ले जा रही है पूरा घर घर, इनकम टैक्स वाला नाव पे आ कर है इनकम टैक्स तो। ये उचित है क्या? नहीं ना। इसी मानवता को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ सेक्शंस बनाए। पहला था सेक्शन 45(1)(a। क्या कि अगर कोई एसेट जो इंश्योर्ड थी, अगर कोई कैपिटल एसेट जो इंश्योर्ड थी, और अगर इन कंडीशंस में वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय हो जाती है, याद रखना क्या हो जाए,
डैमेज और डिस्ट्रॉय वो भी ट्रांसफर होता है, एसेट का टूट जाना, बर्बाद हो जाना, वो भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बशर्ते उसका मैंने क्या करा रखा हो, इंश्योरेंस करा रखा हो। बात समझ में आई? तो अगर किसी कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाती है, और एसेट इस तरह से डैमेज और डिस्ट्रक्ट हो गई हो कि अब उसका दोबारा रिपेयर करवा करके चालू करना पॉसिबल नहीं है, ठीक, यानी नॉन रिपेयरेबल है, तो उस केस में अगर मैंने उन एसेट्स का इंश्योरेंस करवा रखा है और ये 4 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में फॉल करता है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन टैक्स उस साल लगेगा जिस साल हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, पैसा। बोलो ना, क्या मिलेगा, पैसा। कौन सी कंडीशंस, 4 में से कोई एक। इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड ड्यू टू, अगर इनके कारण कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है या डैमेज हुई है, द फर्स्ट वन, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। मैं फिर से बोलता हूं, फ्लड के कारण, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, ठीक। एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, अचानक आग लग गई, यहां आतंकवादियों ने बम लगा रखा था, तो एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन। पहला बताया फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। एक्सीडेंटल फायर और कन्वर्जन। रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, दंगा फसाद जब होता है, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस। बच्चों की मार्कशीट गलत आ गई, झुंड में निकले, मेरी गाड़ी तोड़ दी, है कि नहीं, गुस्सा उनकी मार्कशीट का मेरी गाड़ी पर निकला, तो क्या था, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस। लास्ट, एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। मैं फिर से बोलता हूं, इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग केसेस, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, एंड द लास्ट वन, एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। ये सर 4th कंडीशन नहीं समझ में आई। मैं घर में सो रहा हूं, चोर आया, चोरी करके चला गया, क्या वो इसमें आएगा? एक्शन टेकन बाय एन एनिमी, एक्शन टेकन बाय एन एनिमी, किसी दुश्मन ने कोई एक्शन लिया, चाहे बताकर चाहे बिना बताए। बताओ क्या ये चोरी वाला केस आएगा? इस केस में पॉइंट नंबर 4 में कितने लोग कहते हैं आएगा? आएगा, हाँ बोलो, कितने लोग? एक बस, और बाकी लोग नहीं आएगा। ये 4th केस में मैंने पहले ही बोल दिया आएगा। आएगा, कोई चोर आएगा, सर जी चोरी करने आए हैं। एनिमी का मतलब तुम लोग ये क्यों ले रहे हो केवल नॉन एनिमी, वो मेरा दुश्मन है। अरे सड़क चलते हुए भी कई लोग दुश्मन अनजाने बन जाते हैं। नोन और अननोन एनिमीज, दोनों टाइप के एनिमीज होते हैं, बात समझना, नोन और अननोन एनिमीज। जब आप लोग बंदूक निकलवाते हैं, डीएम के पास जाते हैं बंदूक निकलवाने के लिए, एक एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, तो उसमें लिखते हैं मेरे कई जान पहचान और बिना जान पहचान वाले दुश्मन। यानी नोन और अननोन, क्यों उसमें लिखा जाता है। अब जान पहचान वाले तो बता दो, अंदर ही कर दो उनको, तब बंदूक की क्या जरूरत है तुमको, है कि नहीं। तो नोन और अननोन एनिमीज। तो लास्ट वाला केस फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन और वॉर। सर अगर चोर बता करके चोरी करेगा तो दिक्कत क्या है? ये
विदाउट डिक्लेरेशन तो समझ में आ रहा है, विद डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर ये बात समझ में, क्या युद्ध लड़ने आ रहा है? ये युद्ध ही तो है। मान लो हम जाग गए, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो युद्ध तो छिड़ना स्वाभाविक है कि नहीं? या तो चुपचाप युद्ध करेंगे, मन में गालियां देंगे, उसको चोरी करते हुए देखेंगे, जा बेटा तू चोरी करके जा, है कि नहीं? या तो हाथापाई होगी, है कि नहीं? उसके बाद हमें मालूम है इंश्योर्ड बेटा ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो ले जाना चाहो ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। वो कहेगा अरे भाई तो खुद ही दे रहा है कि नहीं? तो फिर से पढ़ते हैं, एनी कैपिटल एसेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड ड्यू टू, पहला फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्सन ऑफ नेचर, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, थर्ड राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, फोर्थ एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। हुआ क्या, पाकिस्तान की ओर से गोला बारूद तो चलता ही रहता है, वहाँ पर जो बेचारे झोपड़पट्टी में रहते हैं, सुनना हंसना मत, हमको हंसी आ रही है, तुम लोग मत हंसना, वहाँ से गोला दगा और झोपड़ी में जाकर फिट हो गया ठीक है, वो 1 मिनट बाद फटता है, तुरंत नहीं फटता जैसे ही लोगों ने देखा झोपड़ी में बम आ गया, तुरंत सब उठे बाहर भागे, होगा ना? अब बाहर निकलने बाद बम ब्लास्ट कर गया। क्या बता करके झोपड़ी में बम फेंकेगा? बिना बताए, ठीक है ना? तुम लोग हंसो मत, हमको आ रही है तो तुम लोग को नहीं आनी चाहिए। तो ये है एक्शन टेकन बाय एन एनिमी, वो मालूम है, वो नोन एनिमी है, वो अगर वहां से गोला बारूद छोड़ रहा है, चाहे बता करके छोड़ेगा चाहे बिना बताए, ठीक है? तो फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा ये 4 चीजें। अगर इन केसेस के कारण कोई एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज होती है बियॉन्ड यूज, बियॉन्ड रिपेयरेबल, यानी अब रिपेयर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब कोई दोबारा यूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और उन एसेट्स का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, क्या करवा रखा है? तो कैपिटल गेन वुड बी चार्ज नॉट इन दैट ईयर इन विच द ट्रांसफर टेकन प्लेस, बट इन दैट प्रीवियस ईयर व्हेन द कंसिडरेशन रिसीव्ड, या इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड। जब हमें हाथ में एक्चुअल में कंपनसेशन मिलेगा, घर के बदले घर, खून के बदले घर के बदले घर, या घर के बदले पैसा, घर के बदले हमको क्या मिलेगा? पैसा, या घर के बदले घर मिल सकता है, जो भी मिले, दोनों केस में जो भी मिले, जिस साल मिलेगा उस साल हमारा टैक्स लगेगा। अब जरा पढ़ते हैं सेक्शन 45(1)(a), देखें जरा पेज नंबर 8। If any person receive any money under an insurance claim on account of damage or destruction of any capital asset because of flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other convulsion of nature, convulsion है, conclusion नहीं है, वो conclusion नहीं है, convulsion है, CONVUL, CONVUL, convulsion of nature, और riot or civil disturbance or accidental fire or explosion or action by an enemy or action taken in combating an enemy whether with or without declaration of the war, then any profit arises from receipt of such money shall be chargeable to tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which such money or other asset was received, या तो घर के बदले पैसा या तो घर के बदले घर, and the amount so received shall be deemed to be the full value of the consideration, that's it। कितना सिंपल था, बस अब नॉर्मल केस का ये एक्सेप्शन ही तो था, ये कहता था उसी साल मान लेंगे ट्रांसफर, जिस साल ट्रांसफर हो गया उसी साल कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। लेकिन अब मानवता के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर आपको तो ये छूट देनी पड़ेगी। आप तब तक हमारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं करोगे जब तक कि हमें घर के बदले घर न मिल जाए, जब तक घर के बदले पैसे न मिल जाए, ठीक है ना? अगर इंश्योर्ड एसेट थी तो। दैट वाज योर सेक्शन 45(1)(a), ठीक है ना? आगे चले सर, ये सेक्शन 45(2) क्या है?
सेक्शन 45(2), अगर कोई कैपिटल एसेट, ढंग से सुने, कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, अगर कोई कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जाती है स्टॉक इन ट्रेड में, तो भी ये तो ट्रांसफर हो गया, हाँ या ना। या तो कोई कैपिटल एसेट किस में कन्वर्ट हो जाए, या तो स्टॉक इन ट्रेड किस में कन्वर्ट हो जाए, दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा या नहीं, बोलते क्यों नहीं तुम लोग। अगर कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए, या कोई स्टॉक इन ट्रेड किस में कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल एसेट में। गलत बोल रहे हो तुम लोग। अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड, ये तो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है। देखो ना, हम लोग सेक्शन 214 पढ़े थे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। Hence, if any amount or consideration is received against a stock in trade would chargeable to tax under the head PGBP, ये कहाँ टैक्सेबल होगा, PGBP में। ये कहाँ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड को सेल करने पर क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करने पर क्या होता है, PGBP। तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम केवल किस केस की बात कर रहे हैं, when a capital asset is going to be converted from capital asset to stock in trade, then in that case हमने सोचा कि मेरे पास, चलो एक बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का। किस चीज़ का, प्रॉपर्टी डीलिंग का। और हम अपने नाम के आगे प्रॉपर्टी डीलर लिख दे रहे हैं। अब बेचने के लिए तो कुछ है नहीं, क्यों ना स्टार्ट अपने घर को ही बेच करके किया जाए। किसको, किसको बेचने के लिए, घर को ही बेच दिया जाए। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, सोचने से ही मेरी घर यानी कि कैपिटल एसेट किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक इन ट्रेड में। और अगले दिन इनकम टैक्स वाले ने कहा पैसा दो। किस चीज़ का, अरे तुमने सोचा था कि तुम अपने घर को बेचोगे, स्टॉक की तरह तुमने कन्वर्ट कर लिया, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू डू बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग। तो आप इस घर को बेचने के लिए स्टॉक बना लिए हो, तो कैपिटल एसेट तो ट्रांसफर हो गया, टैक्स लाओ। अरे भाई बेचा कहाँ है, अरे बेचोगे ना, बिकॉज द टैक्स वुड बी चार्ज इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, हाँ या ना। मैंने कहा अजीब बात है। तो गवर्नमेंट ने फिर यहां पर लाया एक रूल। क्या लाया होगा, क्या लाया होगा, the amount of, we are not going to deny that it is a transfer, it's a transfer। क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ो ना, सेक्शन 247 पढ़ो ना, वापस आओ। ट्रांसफर की डेफिनेशन, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पॉइंट नंबर 3 यही बताया था। अरे दिमाग में होगा तुम लोगों की, कॉपी या कागज में ना खोजो। थर्ड पॉइंट क्या बताया था, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज अ ट्रांसफर। कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हो रही है, टैक्स तो बनता है, लेकिन कब बनेगा, तुरंत ना, उसके लिए मना किया गया। आपने केवल सोचा ना, पैसा कमा थोड़ी लिया। अब ये जमीन क्या कल ही कोई ले जाएगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए। तो अब तुम लोग बताओ कब टैक्स लगना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, जब जमीन बिके तब टैक्स ले लो। हाँ, जब जमीन एक्चुअल में, यानी ये स्टॉक जब सेल होगा ना, मान लो हमने 2004-5 में ऐसा सोचा था, तो ट्रांसफर तो 2004-5 में हो गया, लेकिन यहां का जो टैक्स कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा उठाएंगे, केवल टैक्स का साल चेंज कर देंगे। किस साल, जिस साल ये एसेट सेल हुई, जिस साल ये एसेट सेल हुई। अब क्लियर है, पक्की बात। तो कहा गया, नाउ इन दोज केसेस वेयर एनी कैपिटल एसेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, द कैपिटल गेन वुड बी चार्ज्ड, द अमाउंट ऑफ टैक्स वुड बी चार्ज इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड in the market successfully by the SSE। क्लियर।
जब ये स्टॉक इन ट्रेड सक्सेसफुली मार्केट में सेल हो जाएगा तो हम इसको चार्ज करेंगे। अब दो चीजें टैक्स लगेंगी, सुनो ना। पहला तो स्टॉक बेच रहे हो, पीजीबीपी, हाँ, जो स्टॉक बेच रहे हो उस पर पीजीबीपी, और जो यहां पर कैपिटल गेन का टैक्स यहां लगना चाहिए था वो उठाकर मैंने यहां लगा दिया कैपिटल गेन। दो टैक्स लगेंगे। नहीं समझ में आई बात? 100 रुपए की कैपिटल एसेट थी, जब मैंने इसको स्टॉक में ट्रांसफर किया तो उस समय इसकी मार्केट वैल्यू थी 500, और आज हम इसको 2010-11 में सेल कर रहे हैं 1000 रुपए में। ठीक है ना? तो कहा गया जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, मान लो कि जब आपने कन्वर्ट किया, बेचा तो नहीं था लेकिन टैक्स तो चार्ज हो जाना चाहिए। टैक्स कितना लग जाना चाहिए था? 400। किस नाम से? कैपिटल गेन। और पीजीबीपी के नाम से कितना? 500 के एसेट को 1000 में बेचा तो किस नाम से? फिलहाल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये चीजें क्लियरली पता चलेंगी। तो देखो यहां से यहां तक का जो है वो कैपिटल गेन है, और यहां से यहां तक का पीजीबीपी। सरकार को टोटल टैक्स चाहिए कितना? 100 की चीज को 1000 में बेचे, सरकार को टोटल टैक्स कितने पर चाहिए? 900। तो मिल तो रहा है 900 पर। दिक्कत क्या है? कुछ हिस्सा कैपिटल गेन में, कुछ हिस्सा पीजीबीपी में। क्लियर है? तो हम लोग को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, सेक्शन 45(2), जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, if any capital asset is going to be converted into stock in trade, then in that case the capital gain would be charged in that previous year. Capital gain is to be charged in that previous. Now the asset has already been transferred in the year of the transfer or the conversion, but now the tax is going to be charged in that previous year in which the asset is, the stock in trade is going to be sold in the market successfully. That's it. तब तक के लिए हमने केवल पोस्टपोन किया। जो टैक्स तुमको 4 साल पहले लगना चाहिए था, अंतर ये वो 4 साल पहले का अमाउंट उठाकर आज टैक्स लगा दो बस। कैपिटल गेन उतना ही जितना उस समय हम लोग कैलकुलेट किए होते एज अ कैपिटल गेन, उतना ही वही अमाउंट उठाकर केवल आज टैक्स लगा दो, और कोई काम नहीं करना। सेक्शन 45(2) स्किप कर दो, सेक्शन 45(3) की बात करते हैं। ढंग से देखेंगे आप लोग। सेक्शन 45(3) एक्सेप्शन में कौन कौन से सेक्शन मैंने बताया अभी? 45(1)(a), 45(2). अब जो बताने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 45(3). ढंग से सुनना। मिस्टर ए है, उसने देखा कि मेसर्स XYZ एक पार्टनरशिप फर्म है। कौन सी फर्म है? नाउ ही इज जस्ट शोइंग हिज एक्सप्रेशन टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। इसने अपना इंटरेस्ट शो किया इस पार्टनरशिप फर्म को कि मैं भी आना चाहता हूं तुम्हारी फर्म में एज अ पार्टनर। क्या आना चाहता हूं? पार्टनर एंट्री करना चाहता हूं। तो इसने बोला और इन लोगों ने ले लिया। इन लोगों ने कहा बेटा 5 लाख रुपए की कैपिटल ले आओ। कितने रुपए की? इसको बोला गया। इसने कहा 2 लाख रुपए तो हम कैश में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? बाकी मेरी एक जमीन है। क्या है? जमीन, वो भी हम दे देते हैं। अब तुम लोग ये सोचना कि तुम लोग पार्टनर हो, ये तुम लोग मिस्टर ए हो। तुम लोग ये क्या सोचोगे कि तुम लोग क्या हो? मिस्टर ए। तुम अपनी जमीन लेकर के गए, उस जमीन को तुमने खरीदा था 50,000 में 2001-2 में। आज उस जमीन को 2013-14 की कीमत जो है वो है फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख अकेले। लेकिन तुम्हें यहां कितना देना है? 3 लाख। ये रिकॉर्डेड वैल्यू है। पक्की बात है ना?
तुमने जब ऐसे कोई एसेट ट्रांसफर की है, क्या ट्रांसफर हो गया? क्या ट्रांसफर हो गया? कसम है तुम लोगों को सोच करके बताना, क्या ट्रांसफर हो गया? हाँ हो गया। सोचना क्या है? भले चंगे आदमी हो, तुमने अपनी कैपिटल एसेट एक तरह से ये समझ लो मार्केट में बेच देते और उसके बाद पैसा तुम लगाते। तुमने न बेच करके वो जमीन ही फर्म को दे दी। फर्म ने इसको रिकॉर्ड किया 3 लाख पे। बताओ, मैं ये फर्म हूं और ये तुम लोग हो। मैं 3 लाख पर रिकॉर्ड करके मैं फायदे में हूं या तुम लोग फायदे में हो? क्यों? पार्टनर भी तो बन रहे हो। 5 लाख की चीज अगर मैं तुम्हारी 3 लाख में दिखा रहा हूं तो तुम पार्टनर भी तो बन रहे हो। किसकी वैल्यू कम बनी? जो पार्टनर बनने जा रहे, बिल्कुल सही बात है। तुम लोग को 2 लाख का चूना लग गया। क्या तुम लोग मूर्ख हो? क्या तुम लोग अपने आप को मूर्ख समझते हो? अपनी 5 लाख की चीज़ हमको 3 लाख में दे दोगे? अगर ऐसा है तो एक काम करो, अपना घर 1-1 लाख में दे दो हमको। आज ट्रांसफ़र करवा लो पार्टनरशिप में, कल हम अपनी फर्म डिसॉल्व करवा देंगे। आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, बैठे बैठे हमको पैसा मिल जाएगा। कौन ऐसा पार्टनर होगा जो अपनी 5 लाख की चीज़ 3 लाख में या 2 लाख में ट्रांसफ़र कर देगा? मतलब वहाँ रिकॉर्ड करवाएगा। शायद ही कोई मूर्ख हो। अगर ऐसा हो तो ऐसे पार्टनर्स को हमसे ज़रूर मिलवाना कि अपनी 10 लाख की चीज़ 2 लाख में देने को तैयार हो, केवल टैक्स बचाने के पर्पज़ से। टैक्स बच जाएगा तो बचाओ ना टैक्स, हम भी आधा दे दे रहे हैं टैक्स, लाओ। बात समझना क्लियर है? अगर फर्म इसको 6 लाख में रिकॉर्ड कर दे तो तुम लोग फायदे में हो या मैं बेवकूफ? अब कुछ बोलना मत, खूब मार खाओगे। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। तुम लोग होशियार हो या मैं कम होशियार हूं? हाँ बोलो। अच्छा, हम कम होशियार हैं। क्यों भाई? अगर कोई ऐसा फर्म मिले जो मेरी 5 लाख की चीज़ को अपने यहाँ 6 लाख रुपए दिखाए, हम उसमें पार्टनरशिप आज ही करेंगे। आज एडमिशन लेंगे, कल हम कहेंगे तोड़ पार्टनरशिप को। आधा पैसा तेरा, आधा मेरा, उसका भी आधा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। सोचो, तो हम फायदे में हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि दोनों पार्टी शाणी हैं। मिस्टर ए भी शाड़ा है और मिस्टर्स XYZ भी शाड़ा है। दोनों लोग अपने अपने घर में शेर हैं। न तो ये अपनी 5 लाख की चीज़ इसको 3 लाख में देने वाला है और न ही ये कोई 5 लाख की चीज़ 6 लाख में रिकॉर्ड करने जा रहा है। दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और दोनों जुड़ने जा रहे हैं। जब 2 लोग जुड़ते हैं तो वहाँ प्यार मोहब्बत की बात होती है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई की बात हो रही है ना। और सरकार इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती है। कौन जानता है? सरकार। सरकार ने छोड़ दिया तुम लोगों पर, लड़ मरो बेटा। टैक्स प्लानिंग करनी हो कर लो। 5 लाख की चीज़ 10 रुपये में दिखानी हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल चार्ज टैक्स ऑन ₹10। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है न तो तुम बेवकूफ़ न तो वो बेवकूफ़। उधर से वो टांग खींचेगा, इधर से ये टांग खींचेगा। आखिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी वो गवर्नमेंट जानती है फेयर वैल्यू होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं अब इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ने जा रहा। जितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे हम उसी वैल्यू को सेल प्राइस मान लेंगे, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू कितनी भी हो। पक्की बात है? हाँ या ना? कंसेप्ट समझ में आया गवर्नमेंट का? तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी जिस वैल्यू पर उस एसेट को मार्केट में बेचा जा सकता है, बल्कि वो वैल्यू वो सेल्फ वैल्यू मानी जाएगी जिस वैल्यू पर एसेट को क्या किया जा रहा है? रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओनली द रिकॉर्डेड वैल्यू इज टू बी ट्रीटेड एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक, कहानी क्लियर है? चलो, ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 45(3). जब कोई एक नया पार्टनर फर्म में पार्टनर बनना चाहे या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन डालना और चाहे, और उस केस में नया कैपिटल लाने के बजाय कैश वो कोई कैपिटल एसेट दे, तो हम लोग रिकॉर्डेड वैल्यू को ही क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? सेल वैल्यू मान लेंगे। क्लियर?
अब जस्ट इसका उल्टा सेक्शन 45(4) की बात करते हैं। ये तो था जुड़ने वाली बात, अब तोड़ने वाली बात करते हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म टूटती है तो बवाल हो करके टूटता है या प्यार मोहब्बत से टूटता है? बवाल होता है ना। जब टूटेगी फर्म तो बवाल होगा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, और लड़ाइयाँ होनी स्वाभाविक है। पंचायत बैठेगी, कोर्ट में जाएंगे, फलाना दिमाग का सब हो जाएगा, हाथापाई वगैरह होती है नॉर्मली। ठीक है, इधर देखो तो सेक्शन 45(4) की बात करते हैं। जब एक फर्म डिसॉल्व होती है या कुछ ऐसा होता है जो डिसोल्यूशन के जैसा है और उससे कोई कैपिटल एसेट अब जाती है पार्टनर्स के हाथ में, फर्म टूटी और मिस्टर एक्स को लेना है 3 लाख रुपए क्योंकि उसकी कैपिटल उस समय इतनी ही दिख रही है, और मिस्टर वाई को लेना है 5 लाख रुपए, उसकी कैपिटल इतनी ही दिख रही है। लेकिन जब एसेट को बेचा गया, एसेट इज ऑलवेज टू बी शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट। एसेट को हमेशा हम लोग कॉस्ट पर शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है, हाँ या ना। अब उस एसेट्स को आज बेचा तो 50 लाख रुपए मिला। कितना लाख रुपए मिला सेल करने पर? था कितना ही का 8, मिला कितना 50। कौन बांटेगा? ये लोग, पक्की बात है। चलो 80 लाख मिला 2 मिनट के लिए। इसने कहा कि हम इस 3 लाख के सेटलमेंट में 30 लाख रुपए की एसेट ले जा रहे हैं। कितने की एसेट? यानी बुक्स में तो वो एसेट कितने की दिख रही होगी? 3 लाख और 5 लाख, भले ही मार्केट में वो 80 लाख में बिक जाए। तो इसने क्या कहा, इन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम 80 लाख की एसेट ले जा रहे हैं, इन लोगों ने क्या बोला कि हम 3 लाख की एसेट अपने लिए ले जा रहे हैं, 5 लाख की एसेट ये ले जा रहा है, 5 लाख के बदले। नाउ द अकाउंट इज टू बी सेटल्ड। अकाउंट्स को क्या करना है? सेटल करना है। एंड नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ एसेट्स एज अगेंस्ट द कंपनसेशन ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग बताओ, क्या लड़ाई हो रही है दोनों में, मारपीट हो रही है, तो गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना? जब जुड़ रहे थे तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा बेटा जब जुड़ रहे हो हमें अच्छी तरह मालूम है अंदर कितनी खटास भरी हुई है कि नहीं? तुम लोग कोई गधे नहीं हो, कोई बेवकूफ़ नहीं हो, दोनों लोग शाणे हो, और तुम लोग अपनी शाण पट्टी में ही चले जाओगे। जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे एसेट्स को उसी को ही हम मान लेंगे सेल वैल्यू। लेकिन अब जब जो जुड़ने के बजाय अलग हो रहे हो तो जानते हो एसेट छीनते समय तो दोनों लोग लड़ाई करोगे, मारपीट करोगे, और जब टैक्स देने आएगा, इधर आओ देख अब तो हम लोग हो गए अलग, क्या सरकार को टैक्स देना उचित है नहीं। एक काम करते हैं, जब अलग ही हो रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से टैक्स ही बचा लिया जाए, है कि नहीं? देखो तो सरकार को चूना लगाने के लिए अलग होते समय मारपीट कर ली थी, केवल सरकार को टैक्स देने के नाम पर दोनों इकट्ठे हो गए कि टैक्स न देना पड़े। सारे लीगल प्रोसीडिंग्स कर डालेंगे कि हम लोग अकाउंट सेटल्ड कर लेते हैं, 3 लाख पे तू दिखा दे, 5 लाख पे मैं दिखा देता हूँ, हिसाब खत्म। अरे तुझे ना मालूम है 30 लाख की, मुझे ना मालूम है 50 लाख की, रिकॉर्डेड वैल्यू दिखा देते हैं। गवर्नमेंट को क्या मालूम? गवर्नमेंट समझ गई बेटा अलग हो रहे हो तो हम समझ गए बड़े प्यार मोहब्बत से अलग हो रहे हो, भले ही बवाल हुआ हो लेकिन टैक्स के नाम पर क्या हो रहे हो? प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हो, हमको चूना लगाने की बात कर रहे हो। तो सरकार ने कहा तेरी ये सेटल्ड वैल्यू हम नहीं मानने वाले, हम किसको बेस ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को। अब समझ में आई? तो जब अलग होते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू, जब जुड़ते हैं तो रिकॉर्डेड वैल्यू। उल्टा कहानी है, जो आज तक तुम लोग सोचते थे जस्ट उसका अपोजिट है। तो हम लोगों ने सेक्शन 45(1)(a) देखा इंश्योरेंस कंपनी के केस में। दूसरा हम लोगों ने देखा कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड देखा व्हेन अ पार्टनर इज गोइंग टू बी अ पार्टनर एंड व्हेन अ पार्टनर इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट अ कैपिटल एसेट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड व्हेन इफ ही इज अ एग्जिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ देखा व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड। क्लियर है? 4 केसेस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 45(2)(a) और सेक्शन 45(5) देखेंगे और इन पर रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इतना पढ़ करके आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है एक तरह से देखा जाए तो। और कैपिटल गेन मैंने पहले ही लेक्चर में कर दिया था, सारे सेक्शन एक दूसरे से क्या हैं? को रिलेटेड हैं। सारे सेक्शंस आपके साथ तैयार होने चाहिए। थैंक यू बच्चों।